अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जनाब, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद ली जाती है, स्टेडी करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करंट की देखेंगे। फिर हम देखेंगे करंट की डायरेक्शन कैसे होती है। तो ये जनाब इसका मतलब आज हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जनाबे वाला शुरू करते हैं। हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। यानी किसी भी एरिया से गुजरने वाले चार्जेस की जो तादाद होती है वो तादाद बेसिकली करंट कहलाती है। ठीक होगी बात कि भाई आपके पास जो चार्जेस किसी क्रॉस सेक्शन में से गुजरेंगे उनके जो नंबर होंगे दैट नंबर इज कॉल्ड करंट। अच्छा, अब यहां से ये इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन शुरू होने वाला है जिसमें यानी इससे पीछे हमने जितना भी पढ़ा उसमें चार्ज स्टैटिक था, अब चार्ज मूव कर रहा है। तो ये एक डिफरेंस अब शुरू होने वाला है। ठीक होगी बात। तो अब आपको करंट समझ आ रहा है कि किसी भी एरिया से गुजरने वाले चार्जेस की जो तादाद होती है, तादाद, तो वो चीज बेसिकली क्या कहलाती है? करंट कहलाती है। तो अब दो लफ्ज अक्सर पूरे बोले जाएंगे आगे, एक होगा पोटेंशियल डिफरेंस और एक होगा करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज के पास मौजूद एनर्जी, चार्ज के पास मौजूद एनर्जी, उस एनर्जी में जब फर्क आता है तो हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। ठीक है, उस एनर्जी को पोटेंशियल बोलेंगे, जब उस एनर्जी में फर्क आएगा तो डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज का लफज आ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस का लफज आ जाए तो आपके जहन में अब क्या क्लिक करेगा कि भाई चार्ज की एनर्जी में बदलाव आ रहा है। और जब लफज करंट का आ जाए तो क्या जहन में आएगा? किसी एरिया से गुजरने वाली चार्जेस की तादाद, वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो अब यहां से क्लियर कट अपने जहन में बैठा लेना है करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके जी। अब फर्ज करते हैं किसी एरिया से डी क्यू चार्ज गुजर रहा है, कितने टाइम में? डी टी टाइम में। तो अब आप क्या कहोगे? आई बराबर आ जाएगा किसके? डी क्यू ओवर डी टी के। ठीक है, अब इसे आपने इक्वेशन 1 कह दिया है। अगर मैं यहां से Q देखना चाहूं तो I और dt, ये dt इस लेफ्ट हैंड पे जाके मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं देखूं कि जीरो चार्ज से Q चार्ज तक का फ्लो है तो उसे टाइम लगेगा 0 से T तक टाइम। तो आपने लिमिटिंग कंडीशन लगा के इसका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q आ जाएगा और यहां से 0 से T तक आ जाएगा I dt। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके हो गया। अब जनाब ये वो टोटल अमाउंट ऑफ करंट पता चल गया जो 0 से T टाइम में वहां से फ्लो करेगा। अब अगर किसी एरिया से गुजरने वाले चार्जेस की तादाद सेम रहती है, यानी पहले सेकंड भी 5 के, अगले सेकंड भी 5 के, उससे अगले सेकंड भी 5 के, तो हम कहते हैं करंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, तो वो कहलाएगा स्टेडी करंट। ठीक है। और अगर करंट वेरी करता है टाइम के लिहाज से, क्या मतलब कि पहले सेकंड 5 के, अगले सेकंड 10 के, उससे अगले सेकंड 40 के, उससे अगले सेकंड 50 के, यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ चार्जेस पर यूनिट टाइम पास कर रहे हैं, तो डी क्यू बाई डी टी हर दफा मुख्तलिफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे करंट यहाँ पे कौन सा है? ट्रांजिएंट करंट है। तो चूंकि अब हमारे पास ऐसे सोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे जो एक जैसी एनर्जी मुयस्सर करेंगे चार्जेस को, यानी कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का लफ्ज मैं बोल देता हूं, अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए। तो उस वजह से आपके पास चार्जेस एक जैसी मिकदार में ही फ्लो करेंगे, यानी इन फ्यूचर हम जितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम ऐसा करंट पढ़ें जो कौन सा करंट होगा? स्टेडी करंट होगा। ठीक होगी बात। अब जनाब स्टेडी करंट को जरा और डिटेल में देख लेते हैं। अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस सेक्शन में सेम रह रहा है और अब आप क्रॉस सेक्शन का साइज वेरी कर दो, यानी कहीं से एरिया कम कहीं से एरिया ज्यादा, इसके बावजूद करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा आपके पास। मत समझ आई? अगर आप ये अज्यूम कर लो कि आप जो चार्ज आ रहे हो उसे निकाल नहीं रहे या उसे कहीं रोक नहीं रहे, तो आपके पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है वो डिपेंड नहीं करता
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। जैसे फिग में बड़ा अच्छा दिखाया गया कि आपके पास शुरू में एरिया कम है, फिर एरिया ज्यादा हुआ, फिर आपने एक कट लगाया डायगोनल सा, तो इस दौरान आपका जो रेट ऑफ फ्लो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, आपने शुरू में डेफिनेशन क्या कही थी? थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले चार्जेस की तादाद। तो आपके जहन में जो सबसे अहम बात बैठनी चाहिए वो है कि हमें तादाद से गर्ज है। तादाद करंट होता है कि कितने चार्जेस गुजरे, तो वो जो नंबर्स होंगे ना, डेट इज अ करंट, तो उसमें एरिया का कोई किरदार नहीं है। समझ आ गई बात? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आइडियल फ्लूइड के अंदर पढ़ा था कि आपका सेम फ्लो होगा डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया से भी, तो यानी आपके पास रेट ऑफ फ्लो सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी डिफरेंट, अगर आपके पास एक जगह पे एरिया ज्यादा एक जगह पे एरिया कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास उसकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो स्टेडी करंट की अब आपको दो बातें पता है कि हर दफा गुजरने वाले चार्जेस की तादाद क्या रहने वाली है? सेम, और एरिया ज्यादा हो कम हो उससे हमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसमें हमने उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है उससे, चाहे वो छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कितनी देर में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, दैट इज द करंट। ठीक होगी बात? तो ये चीज आपके जहन में रहनी चाहिए। अब जो अगली चीज है दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम पढ़ते हैं कि भाई अगर शेल थ्योरम आपको याद हो तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह होगी, कंडक्टर के अंदर नहीं होगी। यानी अगर आपने वहां पे पढ़ा शेल थ्योरम में कि किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज रख दिया जाए तो उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं करती, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है विद इन द कंडक्टर, तो वहां पे कोई करंट लेट से नहीं होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम चार्जेस रेस्ट पे पड़े हैं उसके अंदर। आपके पास जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हाई एटॉमिक नंबर होते हैं, थर्मल मिशन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन डिटैच्ड हो जाते हैं अपने एटम से, तो अब वो अंदर फ्री रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब चूंकि ये अब उसके अंदर मूव कर रहे हैं तो कोई किस जानिब जा रहा होगा, कोई किस जानिब जा रहा होगा, यानी इन सब ने अपनी अपनी मर्जी के लिहाज से ये मूव कर रहे हैं। रैंडम मोशन है, स्पीड इनकी अच्छी खासी ज्यादा होती है, 10 रेज पर 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चल रहे होते हैं। ठीक है, ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं किसी फील्ड के जेरे असर नहीं चल रहे। ओके, अब चूंकि ये रैंडम मूव कर रहे हैं, ये आपस में कोलाइड भी करेंगे, एटम्स के साथ भी इनकी इंटरेक्शन होगी, तो इस वजह से इनके पास अब यानी ओवरऑल अगर मैं जस्टिफिकेशन करूं तो जितने लेफ्ट पे जा रहे होंगे उतने ही राइट पे जा रहे होंगे। तो अगर आप किसी क्रॉस सेक्शन में से टोटल नंबर देखोगे तो लेफ्ट पे जाने वालों की तादाद और राइट पे आने वालों की तादाद क्या होगी? वो बराबर होगी, सेम होगी, तो इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई नेट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा कब था? जस्ट एक सादा कॉपर की तार आपने पकड़ी तो उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, यानी अब आपके ज़हन में क्या आएगा कि उसके अंदर भी चार्जेस मूव कर रहे हैं, मगर जितने राइट से लेफ्ट जा रहे हैं उतने लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कितना होगा? जीरो होगा। मगर अब आप, अच्छा ये फिर सवाल है ये उसमें से निकल क्यों नहीं जाते? तो आपके पास उसमें पॉजिटिव आयन ने उनको पकड़ के रखा होता है, यानी जब वो आपके पास वायर में से गुजर रहे होते हैं तो वहां पे पॉजिटिव आयन है, वो उनको बाहर मटेरियल से बाहर नहीं जाने देते। ठीक होगी बात? अब अगर आप एक्सटर्नल बैटरी लगा दो, यानी अब आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसका मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो वहां पे फील्ड बन जाएगी, तो वहां पे फील्ड एग्जिस्ट करेगी कंडक्टर के अंदर। तो अब आपके पास वो फील्ड आप जानते हैं कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, याद रखने वाली बात है। अब जो उसके अंदर कैरियर मूव कर रहे थे, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन थे मूव कर रहे थे, अब उन पे क्या लगनी शुरू हो जाएगी? फोर्स, क्योंकि अंदर फील्ड बन गई है, क्योंकि आपने उसके गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी है। अब वो इलेक्ट्रॉन है तो फील्ड जानी थी पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव की जानिब जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव और ये पॉजिटिव की जानिब जा रहे हैं, यानी फील्ड के ऑपोजिट मूव कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है उधर जाते जाते इनके सामने सक्सेसिव कोलिजन्स होगी, एटम से इंटरेक्शन होगी, तो इनका जो
एक्चुअल डिस्टेंस है वो इंतहाई कम होगा पर यूनिट टाइम ट्रेवल करने का। यानी बार बार खुलेंगे, हालांकि इन पे फोर्स लग रही है, मगर जैसे आपको कोई खींचे और आपके सामने दीवार आनी शुरू हो जाए तो आपकी टक्करें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप इसी तरीके से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचा जाता है, यानी पॉजिटिव इनको अपनी जानिब खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये आते हैं तो सामने जो भी एटम आ गया कोई तो उनसे अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिससे बार बार सक्सेसिव कोलिजन की वजह से इनकी रफ्तार बढ़ती नहीं बल्कि उल्टा कम हो जाती है। तो इनकी वेलोसिटी जस्ट फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड रह जाती है। बात समझ आई? यानी कि अब जब बैटरी लगा दी तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंतहाई कम हो गई, फ्यू सेंटीमीटर पर सेकंड, जबकि जब बैटरी नहीं थी तो 10 रेज पर 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे थे। तो जनाबे वाला, अब ये जो वेलोसिटी इनकी बनी जो बैटरी लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब आपसे कोई पूछे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो अब आप क्या जवाब देने वाले हो? देखो ड्रिफ्ट यहाँ पे इस फिगर में क्या दिखाया गया, फील्ड किधर से किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड। तो सादा सादा डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे, आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। समझ आ गई? और उसे जाहिर किससे करते हैं? वी से जाहिर करते हैं। ओके हो गया जनाब? तो अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ आ गई कि किसी फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जनाब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करंट के बारे में डिस्कस करने के जरूरी है कि भाई करंट एक स्केलर चीज है। इस क्योंकि ये आपके पास Q बाई टी से बनता है, Q भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, मगर जब हम करंट बनाते हैं तो हम उस पर एरो लगा देते हैं। तो याद रखिएगा ये एरो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सिर्फ बताते हैं कि इस तरफ को चार्ज जा रहा है। अब आपके पास जब हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम कहते हैं उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, और वो लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल एडिशन ओबे करे, जिसे आप कहते हो a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस से। यानी आपके पास इस लॉ को ओबे करना भी लाजमी है वेक्टर होने के लिए। चूंकि करंट इस लॉ को ओबे नहीं करता तो हम करंट को वेक्टर नहीं मानते, हम मानते हैं करंट क्या है? स्केलर है। समझ आ गई बात? तो इन एरो से मुराद ये नहीं लेनी कि ये वेक्टर है, ये जस्ट उसके पाथ को शो कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब? फिर अगली चीज जो है चार्ज कंजर्व्ड है, यानी आपके सोर्स से अगर 100 चार्जेस चले हैं और वो 100 चार्जेस को आगे मुख्तलिफ रास्ते मिल गए, तो उन सारे रास्तों पे जितना भी टोटल चार्ज होगा वो उतना ही होगा जितना मेन ब्रांच से आया था, जितना मेन ओरिजिनल कंडक्टर से चला था। तो ये चीज समझनी है कि आपके पास जो ब्रांचेस यानी उसके रास्तों में टोटल जो करंट होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो उतना ही होगा जितना ओरिजिनल कंडक्टर से आया था। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि I1 आया था तो आगे दो पाथ हैं, तो I2 और I3 में चला गया, तो I2 और I3 मिलके किसके बराबर होंगे? I1 के बराबर होंगे। यही बात बस समझाई जा रही है, क्योंकि चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। ठीक होगी बात? अब एसआई यूनिट्स की बात करें तो करंट के एसआई यूनिट एम्पेयर है। अब एम्पेयर किसे कहते हैं? कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में चले। अब जनाबे वाला 1 कूलम तो बहुत बड़ी मिकदार होती है। आपको पता है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 6.25 ज़रब 10 की ताकत 18, 10 की ताकत 18, 10 रेज पर 18 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम बनाते हैं, और ये सारे कितनी देर में गुजरे? 1 सेकंड में, तब 1 एम्पेयर बनता है। तो इसका मतलब अगर प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो आपको कि 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। अब ये बहुत बड़ी मिकदार है, तो आम तौर पे हमारे पास जो करंट होता है मिली एम्पेयर में आता है या माइक्रो एम्पेयर में आता है। समझ आ गई बात? तो ये जनाब अब आपने समझ लिया। तो एसआई यूनिट्स भी अब आपको पता चल गए, एम्पेयर है तो 1 एम्पेयर किसके बराबर हुआ? आपको पता चला अगर 1 कूलम चार्ज किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में पास करता है तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर करंट पास किया है। अब मुख्तलिफ चीजों में करंट मुख्तलिफ चीजों से बनता है, कैरियर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे मेटल्स के अंदर ये करंट बनाने की वजह इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
गैसेस के अंदर ये आयंस की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। सेमीकंडक्टर्स में ये इलेक्ट्रॉन और होल में से होगा। तो समझ आई बात? तो इसका मतलब अब आपने मैटर देखना है कि आप करंट स्टडी किस में कर रहे हैं। तो उनमें से जो करंट बनाने वाले हैं वो डिफरेंट हैं। अमूमन हम मेटल को ही डिस्कस करेंगे तो मेटल में इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, तो हमारी सारी डिस्कशन इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम चले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। जब हम बैटरी वगैरह पढ़ रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को देख रहे होते हैं, तब आयंस को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आयंस की वजह से करंट बनता है किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये जनाब हमारे पास कुछ की प्रॉपर्टीज थी करंट की। अब जो अगली चीज है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जनाब करंट की डायरेक्शन हमने देखनी है। करंट दो तरह की डायरेक्शन हम बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक कौन सा होगा? कन्वेंशनल करंट। तो जनाब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम से जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर है। ठीक है, अगर आप सर्किट देखो तो वो नेगेटिव से, अब नेगेटिव जो बैटरी का हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, तो वो नेगेटिव से चलेंगे और कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव तक। तो अगर आप बैटरी के पोटेंशियल के लिहाज से पूछो तो नेगेटिव लो पोटेंशियल है, पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होगा? जो लो पोटेंशियल से जाएगा किधर? हाई पोटेंशियल की जानिब। समझ आ गई बात? यानी जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब मूव करेगा। इस बात को यूं समझो, अब चूंकि फील्ड बनेगी, क्योंकि बैटरी एक फील्ड सेटअप करेगी, तो ये पॉजिटिव है जहां से लाइनें निकली, ये नेगेटिव है जिस तरफ आपकी लाइनें पहुंच रही हैं। तो अब कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव की जानिब मूव कर रहे हैं। तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे कैरियर जब हम कौन सा करंट देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट देखेंगे, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन की मोशन को देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव करेगा। तो अब ये बेस, क्योंकि हकीकत तो यही है ना कि आपके पास मेटल्स में करंट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो वो अब अगेंस्ट द फील्ड ट्रेवल करेंगे। इसीलिए मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास जब इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट द फील्ड ट्रेवल करते हैं तो उनकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो अब दूसरी डेफिनेशन अगर पूछे तो आप कहेंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जो करंट जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो क्या होगा? कन्वेंशनल करंट हम कहते हैं जो हाई पोटेंशियल से जाता है लो पोटेंशियल की तरफ, यानी इसमें कैरियर जो होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब ट्रेवल करते हैं। यानी अब आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो फील्ड की सिमत में आ गई, यानी कैरियर फील्ड की सिमत में ट्रेवल करते हैं जिस तरफ फील्ड जा रही है। तो क्योंकि फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रही होती है तो कैरियर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जा रहे होते हैं। अब ये समझना आसान है, मोस्टली हम यही करंट डिस्कस करेंगे बुक्स में, जबकि हकीकत में होता इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब इसकी वजह यह है कि आप चाहे पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को समझ लो चाहे नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन को समझ लो, इनके इफेक्ट सेम आते हैं। अब इफेक्ट्स की अगर आप बात करो तो आप समझते हैं करंट के इफेक्ट्स में क्या आता है? सबसे कॉमन हीटिंग इफेक्ट आता है। करंट की वजह से हीट पैदा होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है। तो ये चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक करंट लो चाहे कन्वेंशनल करंट लो, दोनों सूरतों में ये इफेक्ट सेम पैदा होंगे। क्यों? करंट है क्या? आपके पास बस बेसिक चीज जो अगर आपने क्लियर करनी है वो ये क्लियर करनी कि करंट एक तादाद है, कैरियर की तादाद है, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए चाहे राइट से लेफ्ट जाए। मगर अब आपके पास चूंकि अब दो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, कन्वेंशनल करंट आप पॉजिटिव कैरियर्स की वजह से कहोगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से जो अब हाई पोटेंशियल से जाएंगे लो पोटेंशियल पे। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि हम इसी को क्यों ज्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम न्यूटन फिजिक्स इतनी पढ़ के आए होते हैं, हमारे जहन में होता है एनर्जी हाई लेवल से जाएगी लो लेवल पे, तो उस कोई भी चीज हाई लेवल से मूव करेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, तो उस बेस पे उस चीज से हम इसे कन्वेंशनली समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। जबकि इफेक्ट्स दोनों सूरतों में क्या आने सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ो चाहे कौन सा करंट पढ़ो, कन्वेंशनल करंट पढ़ो। तो ये जनाब हमारे पास बेसिक एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक था करंट्स के बारे में। हमने करंट को पढ़ा, हमने करंट को देखा
कि स्टैटिक करंट क्या होता है, फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा, फिर हमने उसकी बुनियाद पे करंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखी कि उसमें आपके पास करंट स्केलर है, चार्ज कंजर्व रहता है, फिर हमने एसआई यूनिट्स देखे, फिर हमने देखा करंट के दो बहाव का जो है वो दो तरह से उसकी टाइप्स बन जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट। फिर हमने देखा उसमें कोई फर्क नहीं होता, आप जौन सा मर्जी ले लें, बात एक ही है आपके पास। तो जनाब ये आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई आपको क्यूरी हो, कोई चीज आपको पूछनी हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।